सुधांशु त्रिवेदी जी, हम वैसे तो आपकी खुशी में कोई खलल नहीं डालना चाहते, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर मामला बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर हम पेपर पर लिख कर देखें तब तो आपका प्लान 2024 पूरी तरह से कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है, जमीन पर भी उसी तरह से उतर पाएगा? देखिए, हकीकत यह है कि मोदी जी के समय में और जिस प्रकार की रणनीति व्यवस्थित ढंग से बनाते हैं, और अमित शाह जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बनाई, अब नड्डा जी कार्य कर रहे हैं। हम कागज पे काम ही नहीं करते, हम तो जमीन पे काम करते हैं। 2014 का जो प्लान था, टारगेट क्या था? 272 और आए कितने? 283। 2019 में टारगेट था 300, आए 303। क्यों ऐसे नहीं आते हैं? याद करिए, पश्चिम बंगाल में क्या कहा था जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम 20 जीतेंगे। मजाक उड़ाया गया था, अरे 2-3 सीटों जीतने वाले 20 कहां से जीतेंगे? कितना जीता? 18। बिहार में जब हमने कहा था हम स्वीप करेंगे, तो कितना मजाक उड़ाया गया था। क्या हुआ देखिए, हमने कहा था सपा बसपा गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश में कि हम 60 सीटें जीतेंगे, 2/3 बहुमत पाया हमने। कारण क्या है कि धरातल पे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, शासन सत्ता से जो लाभ गरीब वंचित और जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए उसे पहुंचाते हैं और उसके द्वारा अपना विश्वास बनाते हैं। हमारी स्पष्ट स्ट्रेटजी है, हम आपको बताना चाहते हैं, गरीब कल्याण, विकास, सुरक्षा और आत्मगौरव, और उसके साथ संगठन की का व्यवस्थात्मक समर्थन, बस इसके द्वारा कार्य हो जाता है। अब बाकी लोग कागजी हवाई, जैसे भी बोल रहे थे ना जयराम रमेश जी, कि दिमाग खुला और मुंह बंद रख के, अब समस्या ये ना कौन से वाले मुंह के लिए कह रहे थे, यहां 1 दर्जन तो मुंह है, और फिर वो वाला मुंह जो मुखौटा है या वो वाला मुंह जो वास्तविकता में मुंह है, तो वहां पे तो ये समस्या, इसलिए वहां कागज पे देख रहे हैं 4-4 बैठकें हो चुकी हैं, कोई चीज निकली नहीं, संयोजक भी नहीं बन पाया, कुछ तय नहीं हो पाया। हमारे यहां जो होता है धरातल पे, तो धरातली कार्य और हवाई कार्य में, जमीनी कार्य और हवाई कार्य में जो अंतर होता है, वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्य और इस विपक्ष के तथाकथित इंडिया गठबंधन के कार्य में। आलोक शर्मा जी, जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने से नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई कमेंट्री करने के लिए जेडीयू के केसी त्यागी जी आ जाते हैं या ममता बनर्जी आ जाती हैं सब मीडिया में। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर क्या बेहतर करती है अगर इंडिया गठबंधन की ये मजबूरियां और ये कलेश जो अब सामने आ रहा है वो आता ही नहीं, अगर वो अपने दम पर जैसा पिछली बार लड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के बाद आगे बढ़ती। और दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का है कि सीट शेयरिंग पर क्या हुआ? 4 दिन बाकी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पहले प्रश्न का 2 हिस्से हैं, एक बयानबाजी से रिलेटेड है और एक अकेले कांग्रेस लड़ती कि नहीं लड़ती। तो उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है अंजना जी कि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव में जा रही है। इसमें कहीं पर कोई सेकंड थॉट या कोई किसी तरह का ना पहले था ना अब है। दूसरी बात आती है बयानबाजी की। स्वाभाविक है कि बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी को भी इस तरह की नहीं करनी चाहिए जिससे बीजेपी उसको अपना मोहरा बनाकर उस पिच पर जाकर खेले, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे गठबंधन में कोई घटक दल हो। और तीसरी बयानबाजी एक और है जो अक्सर पिछले 4-5 दिनों से फिर सुनाई दे रही है कि कुछ हमारे घटक दल के लोग हैं जो सनातन पर और तमाम चीजों पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य और जैसे लोग, विक्षिप्त मानसिकता के लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी तुरंत बंद होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसका कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाती है और उसके ऊपर चुनाव को ले जाती है। अब मैं आता हूं कि बयानबाजी और तमाम चीजों को हटकर कि किस तरह से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी रहती है। इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि चुनाव के टाइम में केवल हवाई बातें करो, चुनाव को हिंदू मुसलमान पर पोलराइज करके चुनाव लड़ो, चुनाव के समय पर कन्हैया लाल की बात करो और उसके बाद 1-1 महीने तक मंत्रिमंडल मत बनाओ। आज 5000 लोगों को, कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने निकाल दिया। तमाम योजनाएं जो मोदी जी कहकर आए थे कि चलती रहेंगी वो बंद हो जाएंगी। लेकिन आप देखिए कि फिर वापस चुनाव आएगा, फिर वापस वही मुद्दे उसी तरह के आएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हिंदू खतरे में हो गया और वो खतरे में हो गया। इनकी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। इससे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कोई नहीं हो सकती है। अगर 2014 के भाषण मोदी जी और तमाम उनके प्रवक्ता स्वयं सुन लें, कौन कौन से वायदे कर आप आए थे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख और काला धन और सबको जेल में डाल देंगे, टैक्स पेयर्स को पैसा मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी,
जितने वायदे किए थे समझ लीजिए कि वो उनमें से एक भी पूरा नहीं किया करेंगे ये लोग। 2022 का सपना 2017 में दिखाया था कि 2022 में किसानों की आय डबल होगी, सबके घर के ऊपर छत हो जाएगी और पता नहीं कौन कौन से। अब 2047 के वायदे कर दिए हैं और करेंगे क्या कि चुनाव के समय पर तमाम कांग्रेस के लीडर्स को कोसने का काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो जाएगा, अंकिता भंडारी के ऊपर किसी तरह के बयान आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल इनका जो स्ट्रैटेजी है, इनका जो प्लैंक है, वो दूसरों को बदनाम करो, दूसरे के धर्म को बदनाम करो, दूसरे की जाति को बदनाम करो, दूसरी पार्टियों को बदनाम करो, दूसरे प्रधानमंत्रियों को बदनाम करो। केवल इनका एक ये स्ट्रैटेजी है और उसमें पूरी तरह से ये लोग अपने पूरे तंत्र के साथ जिस तरह से भिड़ते हैं वो पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। लाडली बहना योजना के इस बार के महीने के पैसे गए हैं कि नहीं, सुधांशु भाई बता दें मुझे। उसके ऊपर बड़ा बड़ा वो था, 18.5 साल तक आप सरकार में रहेंगे, फिर राम मंदिर का पीछे पोस्टर लगाकर उस पर वोट मांगेंगे। हम तो फिर कहेंगे कि कन्हैया के हत्यारों को भी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको सजा मिलनी चाहिए और लाल डायरी में क्या क्या लिखा था आज तक के माध्यम से देश को पता चलना चाहिए, क्योंकि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर इन्होंने लड़ा और अंडरग्राउंड अपना जो काम करते हैं ये, वो पूरा देश जानता है। सीट शेयरिंग हो गई सर? देखिए, सीट शेयरिंग के बारे में मैक्सिमम चीजें तय हो चुकी हैं। मैं आज तक के माध्यम से नहीं बताने की पोजीशन में हूं, लेकिन मैक्सिमम जगह पर मैक्सिमम चीजें तय हो गई हैं। आज भी 4 राज्यों की मीटिंग एआईसीसी के अंदर चल रही है और बाकी राज्यों से, बाकी घटक दलों से इंडिया के मैक्सिमम पैरेलल बातचीत होकर मैक्सिमम चीजों पर एक कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया ही चुनाव नहीं है कि अंजना जी, केवल एनडीए वर्सेस इंडिया चुनाव रहेगा। चुनाव मुद्दों पर भी रहेगा, किस दल में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। एनडीए में तो कुछ है ही नहीं। एनडीए तो जिस तरह से 48 दलों के साथ 2014 में चला था, आज कहां है पता नहीं। जेडीयू हो, अकाली हो, शिवसेना हो, तमाम लोग छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कितनी बेरोजगारी दूर हुई, देश के ऊपर कितना कर्जा बढ़ा, देश के अंदर कहां विकास हुआ, कितनी महंगाई कम हुई, कितना महिला अत्याचार कम हुआ, कितनी सीमाएं सुरक्षित रही, जम्मू कश्मीर में कितनी शांति आई, इन चीजों पर चुनाव होगा। ठीक है राजीव रंजन जी, लेकिन अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सर फायर फाइटिंग मोड में है। केसी त्यागी जी आकर कहते हैं कि मुंबई तक तो तय था कि चेहरा नहीं होगा, अचानक चेहरा क्यों हो गया। यानी ममता बनर्जी, जेडीयू, कांग्रेस सब एक पेज पर नहीं है, क्योंकि खुद खड़गे साहब कह रहे हैं कि चेहरे की अभी क्या जरूरत है। अब आप लोग ये फायर फाइटिंग मोड क्या मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा? क्योंकि इसकी क्या जरूरत है? अलग अलग जुबान, बॉल टू बॉल कमेंट्री कौन कर रहा है? और दूसरा हिस्सा, क्या वाकई ललन जी को हटाकर नीतीश कुमार अध्यक्ष बन रहे हैं? क्या नाराजगी हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, मैं 2 हिस्से में आपकी बातों का जवाब दूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, अभी तक एनडीए की क्या रणनीति है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति और मुकाबले में इंडिया की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा है। तो मुझे लगता है एनडीए के गठबंधन में तो कोई गतिविधि ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 400 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लाने का एक निश्चय जाहिर किया है और उसके हिसाब से उनका कहना है कि वो रोडमैप पर काम कर रहे हैं। तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि अकेले दक्षिण भारत में 132 सीटें हैं और दक्षिण भारत में पुडुचेरी, जहां केवल 1 लोकसभा की सीट है, ना उनकी कहीं कोई सरकार है और ना बहुत ही कोई मजबूत उनकी उपस्थिति है। पूर्वी भारत के, जिसमें मैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को मानता हूं, और उनमें 117 सीटें, 117 सीटों में इनमें चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं। तो अब देखिए स्थिति क्या है। सवाल ये है कि जब हम जाएंगे तो अलग अलग जो भी अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्व के राज्यों में, तो 2 बड़े राज्य, अपेक्षाकृत बड़े राज्य, असम और उड़ीसा, असम और त्रिपुरा, बाकी छोटे राज्यों में बहुकोणीय संघर्ष होंगे और उसमें 50% वोट लाने का अगर कोई भी पार्टी अगर दावा करती है तो ये हास्यास्पद हो। और ये परिस्थिति पंजाब से लेकर के हिमाचल से लेकर यहां तक कि दिल्ली में अगर आप और कांग्रेस मिलकर अच्छी तरीके से लड़े तो वहां भी ये आंकड़ा तय कर पाना आसान नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर के ये एक
चुनावी जुमला है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। इंडिया की बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन एनडीए ने कोई बैठक नहीं की। अब ये सवाल है कि आप कह सकती हैं कि मुकाबला आपका है, आप चैलेंजर हैं, आप अपनी तैयारी बताइए। तो निसंदेह इंडिया गठबंधन कई सवालों पर जितना समय मिलना चाहिए था उतना समय नहीं मिला, समय तो निकला, लेकिन सबके राज्य में अनौपचारिक बातचीत आखिरी चरण और सीट शेयरिंग को लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं, बहुत जल्द आपको आधिकारिक जानकारियां साझा करने की स्थिति में अलग अलग दल होंगे। कांग्रेस की ओर से भी कोशिशें हो रही हैं और हमारे यहाँ से भी सभी जगहों पर प्रयास हो रहे हैं। सांगठनिक तौर पर आपके द्वारा स्क्रॉल पर दिखाया भी जा रहा है, 28 को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, 29 को राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जहां हम लगातार बिहार में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और इनको कैसे हम वोटों में तब्दील कर सकें। मतदाताओं के बीच हम क्या एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर जाए जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का हो और हम अपनी पार्टी के स्तर पर उन्हें क्या बता सकें, इन सब पर बातचीत करने के लिए हम वहां मिलने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना कुछ दिखता है वैसा नहीं है। ये सब कुछ काफी फील गुड में रहना बुरा नहीं है, लेकिन मुकाबला काफी भीषण होने जा रहा है और पूरे पराक्रम और ओजस्विता के साथ इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों को लेकर के आश्वस्त। जब साझा रैलियां पूरे देश में होंगी, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम आएंगे, जब सीट शेयरिंग सब कुछ सामने आएगा, उसके बाद आमने सामने की जो तैयारी है उसका बेहतर मूल्यांकन होगा। ललन सिंह पे आप नहीं बोले। ललन सिंह पर आपने पूछा नहीं, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ जी। अच्छा, सॉरी। तो ललन सिंह जी ने आज खुद खंडन किया, जो भी यहाँ उनको थोड़ी खंडन करना है सर, आपको खंडन करना है। अब तो पार्टी के आप है ना प्रवक्ता, ललन सिंह जी को हटाकर क्या नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे? सीधा प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है ललन सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के आधिकारिक राय को ही सामने रखते हैं। जब खुद ललन सिंह जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो मुझे लगता है इस पर किसी भी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं और इस पर पूर्ण विराम जरूर लगना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने खुद इस बात को अपनी ओर से इसका खंडन स्पष्ट कर दिया है। ठीक है।